नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। चुनावी बिसात बीत चुकी है। चुनावी घोड़े दौड़ा दिए गए हैं। नेता रथ और रैलियों की होड़ लगाए हुए हैं। चुनावी डोर खींची जा रही है और रैलियों की होड़ है। चारों तरफ योजनाओं का अंबार है और इसी से चुनावी बेड़ा पार है। आज सवाल इसी बात को लेकर है मंथन में कि चारों तरफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी और ये बीजेपी और उसके समर्थित लोग या बीजेपी के समर्थक इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि उनके शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी ने ये टारगेट दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कभी कभी इस तरीके के टारगेट अपनी टीम को, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए दिए जाते हैं। बड़ा टारगेट एक अच्छी लीडरशिप का संकेत है, लेकिन संगठन भी मजबूत हो, कील कांटे दुरुस्त हो और बड़ा टारगेट हो, नेता बड़ा हो, पार्टी में जोश हो, अनुशासन हो, तो जाहिर सी बात है कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन 400 पार, 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, ये सपना कैसे साकार होगा, इसके लिए बीजेपी प्रयास कर रही है, ताबड़तोड़ निर्णय ले रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कल इस्तीफा दिलवाया गया। वहां जो विधानसभा चुनाव इसी साल होना है नवंबर में, उसके एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी बदलने के लिए नए सीएम नायब सिंह सैनी को लाया गया। खट्टर साहब ने आज विधानसभा की सीट से भी इस्तीफा दे दिया और शाम होते होते जब बीजेपी की दूसरी चुनावी लिस्ट आई प्रत्याशियों की, तो उसमें करनाल से मनोहर लाल खट्टर टिकट पा गए या उनको दिया गया, या एक प्लान तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में ले जाने के दरवाजे खोल दिए गए हैं, प्लान सेट किया गया है। इसके तहत उनको करनाल से टिकट दिया गया। दूसरी ही लिस्ट में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, वहां का कोई जिक्र नहीं है, सन्नाटा है। एक फिल्म आई थी शोले, उसका डायलॉग बहुत ज्यादा चारों तरफ प्रचलित हुआ, ये सन्नाटा क्यों है भाई। वो संदर्भ और था, लेकिन चुनाव के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश की दूसरी लिस्ट अभी आई नहीं है और उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी की बाकी जो 23 सीटें बची हैं जिन पे नाम नहीं आए हैं, उनके उम्मीदवारों में सन्नाटा है। अभी कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। वजह यह है कि बड़े बड़े धुरंधरों में बहुत खींचतान है। कई कैबिनेट मंत्री अपने बेटे, बहू, भाई, दामाद के लिए टिकट मांग रहे हैं। कई कल्याण सिंह के परिवार में भी एक टिकट मांगा जा रहा है। राजवीर सिंह राजू अपने दामाद के लिए अलीगढ़ से टिकट मांग रहे हैं। एटा से कुछ सांसद हैं वो। तो बहुत सारे इस तरीके के पेंच उत्तर प्रदेश की सूची में फंसे हुए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की लिस्ट आई नहीं। और दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस नेताओं की बम्पर भर्ती लगातार जारी किए हुए है। आज भी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और विधायक रहे अजय कपूर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी तरीके से महाराष्ट्र के नंदुबार से कांग्रेस के एमएलए वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। बहुत सारे इस तरह के लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन विश्लेषक कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के शामिल होने ना होने से बहुत असर नहीं पड़ेगा। एक परसेप्शन बीजेपी बना रही है कि कांग्रेस बहुत कमजोर है और उसके लोग भाग भाग कर बीजेपी में आ रहे हैं। इसका चुनावी फायदा कहीं ना कहीं होता है। लेकिन इसके उलट ये भी खबरें थी कि 13 मार्च या 13 मार्च के बाद जल्दी आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग ने आम चुनाव के बजाय कश्मीर के चुनाव पर आज चर्चा की और खबर यह है कि 18 तारीख तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सरकारी वाले लगे हुए हैं, इसलिए इस बीच उम्मीद नहीं है कि आचार संहिता लगेगी। पूरा दृश्य चुनाव का हमने आपके सामने रख दिया और इसी दृश्य में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वो सरकारी कार्यक्रम हैं। सरकारी कार्यक्रमों के नाम पर ये नेता रैलियां
चुनावी टाइप की रैलियां कर रहे हैं, लगातार चुनावी रैलियां ही हैं, टाइप की क्या, धनाधन घोषणाएं, परियोजनाएं पूरी करने का लोकार्पण, शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से उन्होंने तूफानी रैलियों का क्रम उत्तर प्रदेश में शुरू किया और इसमें तमाम सैकड़ों हजारों करोड़ की योजनाओं, शिलान्यास, लोकार्पण की योजनाएं, उन्नाव से उन्होंने शुरुआत की। मूर्तियों और प्रतीकों का भी बीजेपी खूब इस्तेमाल कर रही। खबर है कि मैनपुरी और फिरोजाबाद जनपद में मिलाकर 36 महापुरुषों की, महाराणा प्रताप की अकेले 9 मूर्तियां लगवा दी गई बैलेंस बनाने के लिए। इसी तरीके से उन्नाव में देखा जाए तो आज वहां पर कई ऐसे जो महापुरुष हैं, कई ऐसे ओबीसी के स्वतंत्रता सेनानी, एक उसकी मूर्ति चंद्रिका खेड़ा गांव में मुख्यमंत्री ने उसका लोकार्पण किया। वो लोधी बिरादरी के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, उनको उनकी मूर्ति का अनावरण किया। ये भी प्रतीकों की राजनीति भी खूब कर रही बीजेपी। तो रैलियां, घोषणाएं, इनका अंबार, क्या इन्हीं से होगा बेड़ा पार? मंथन में यही बड़ा सवाल। तो यही सवाल हमने उठाया कि भाई चुनावी बेड़ा पार कैसे होगा। और बीजेपी ने कहा, बीजेपी ने तैयारी कर ली कि रैलियों, घोषणाओं, विकास, प्रतीकों, मूर्तियों, संकेतों, तोड़ फोड़, इसके जरिए चुनावी बेड़ा पार करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये नारा बेहद आम हो गया है और इस नारे के जरिए ही बीजेपी पूरी तरीके से ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों में जुट गई है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर जनता के बीच खुद की अच्छी छवि बनानी है तो जनता की भावनाओं को पहले समझना होगा, फिर चाहे उसके लिए खुद को ही समर्पित क्यों न करना पड़ जाए। एक और जहां बीजेपी हर वर्ग पर छाप छोड़ने के लिए तरह तरह के कदम उठाती आ रही है, तो वहीं विपक्ष भी कुछ उसी नक्शे कदम पर चलता नजर आया। यहाँ बात हो रही है प्रतिमाओं के अनावरण की। अभी हाल में पीएम मोदी ने संत रविदास और लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण करना आम बात है, लेकिन चुनाव से पहले अनावरण करने की ये बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि अगर सभी वर्ग को अपने पाले में लाना है तो उन्हें पहले अपनी भावनाओं से जोड़ा जाए और तभी उनका चुनावी फैक्टर काम कर सकेगा। हालांकि बीते साल भर में विपक्षी दलों में भी यही कुछ देखा गया। विपक्षी नेताओं ने भी ताबड़तोड़ प्रतिमाओं का अनावरण कर ये जाहिर करने की कोशिश की कि उनकी भी आस्था उनके धर्म कर्म में रहती है। वही समय कम है, काम ज्यादा है, उतार चढ़ाव का दौर भी देखा जा रहा है। सीएम योगी एक दिन में 3-3 रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी वर्चुअल माध्यम से लोगों से सीधा संवाद करते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अन्य दलों की अगर बात कर लें तो बेशुमार बिखराव की स्थिति देखी जा सकती है। आलम ये है कि अब कौन सा व्यक्ति किस पाले में चला जाए कहा नहीं जा सकता। सवाल ये है कि बीजेपी तो अपनी मजबूती दिखा रही है, लेकिन इस बिखराव को विपक्ष कैसे मैनेज करेगा? अब कौन सा विकल्प विपक्ष के लिए तिनके का सहारा बनता नजर आएगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कहा ही जाता है कि जहां योगी की एंट्री वहां जीत की गारंटी, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ लगातार आज से उन्होंने एक तरीके से उत्तर प्रदेश में धुआंधार रैलियों का शुभारंभ कर दिया है और योजनाओं का अंबार है, कार्यक्रमों का अंबार है। और इसी से क्या बेड़ा पार होगा, ये सवाल आज मंथन में हम रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 की 80 सीटें बीजेपी की झोली में डालने के लिए, नरेंद्र मोदी की झोली में डालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जो काफ़ी अनुभवी हैं,
उन्नाव के ब्यूरो चीफ अरुण अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत अरुण, बहुत धन्यवाद। सानू कुमार बरेली के हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो भी जुड़ गए हैं। ऋषि सेंगर फरकाबाद के हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। आज इन 3 जगह योगी आदित्यनाथ की रैलियां रही हैं और अलग अलग तरीके से प्रतीकों, मूर्तियों, योजनाओं, इनके जरिए मुख्यमंत्री ने विपक्ष को चुनौती दी है और ये कहा कि सपा बसपा खत्म हो चुके हैं, बल्कि कहा है कांग्रेस और सपा खत्म हो चुकी। बसपा को थोड़ा नरम हाथ रखा योगी जी ने, इसको लेकर उन्होंने ये सारी चीजें कही हैं। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो सुरेंद्र जी शायद पहले हाफ में ही रहेंगे हमारे साथ। सुरेंद्र जी का भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। उनको भी स्क्रीन पर ले लिया जाए। अरुण अवस्थी के पास सीधे जाएंगे उन्नाव। अरुण जी, कुल मिलाकर आज योगी आदित्यनाथ का उन्नाव दौरा था, उनकी जो चुनावी रैलियां हैं उनका आगाज कलम और तलवार की धरती, निराला की कर्मभूमि, जन्मभूमि, बहुत सारे महापुरुषों की, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की धरती से उन्होंने आगाज किया है। योगी जी ने क्रांतिकारी आगाज किया है और प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया है। चंद्रिका खेड़ा गांव में मूर्ति अनावरण भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जो ओबीसी बिरादरी से आते हैं। तो जहां जहां भी अब पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस चाहे प्रत्याशी चयन में हो, चाहे महापुरुषों के चयन में हो, चाहे प्रतीकों में हो। कुछ ऐसे छत्री बाहुल इलाके हैं, मैनपुरी, इटावा, एटा या फिरोजाबाद, वहां महाराणा प्रताप की मूर्तियां जरूर लग रही हैं। जौनपुर में अभी लगा दी, धनंजय का जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन बाकी प्रतीक भी ओबीसी, रणनीति भी ओबीसी, प्रत्याशी भी ओबीसी। अरुण अवस्थी, क्या रोड मैप दिख रहा है योगी आदित्यनाथ का और बीजेपी का? बिल्कुल, जिस तरीके से आज उन्नाव में मुख्यमंत्री जी पहुंचे और उन्होंने शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया। हालांकि चुनाव से पहले जो योगी जी की ये सभा थी और जो योगी जी का कार्यक्रम था, इसको जो जनप्रतिनिधि है वो विकास की बात को लेकर के दावा कर रहे थे कि उन्नाव में विकास की गंगा बहाने आ रहे हैं योगी जी। लेकिन इसको कहा जा सकता है कि ये चुनावी रैली थी और चुनाव में समीकरण साधने के लिए रैली थी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक बड़ा मतदाता लोधी बिरादरी का है। तो जो 2 साल से प्रतिमा रखी हुई थी, उस प्रतिमा का जो अनावरण कार्यक्रम रखा गया वो चुनाव से ठीक पहले रखा गया। और चूंकि लोधी बिरादरी से हमारे सांसद आते हैं, उनको टिकट भी दी गई है और ठीक चुनाव से पहले उनकी मूर्ति का अनावरण करके एक संदेश देने का काम उन्होंने किया। वहीं एक दूसरी बड़ी आबादी है, मतदाताओं की जो संख्या है वो पासी बिरादरी से आती है। तो उन्होंने मन से ही सातन पासी का नाम लिया और उनके किले का पुनरुद्धार करने की भी बात कही, विकास की बात की, रामलला की बात की। और अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था की बात की और स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान की भी बात की। तो इस रैली को सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता है कि ये गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम था, बल्कि चुनावी रैली थी और मतदाताओं को साधने के लिए जो भी वो कह सकते थे वो उन्होंने किया। हालांकि एक बड़ी परियोजना भी दी गई, 103 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उन्होंने यहां से किया। लेकिन अगर बात करें तो निश्चित रूप से मतदाताओं को साधने की बात थी और मतदाताओं को लुभाने की बात थी, जिसमें रामलला का भी उन्होंने नाम लिया और जो स्थानीय ये शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया। भले ये कार्यक्रम शहीद गुलाब सिंह लोधी प्रतिमा अनावरण कर रहा हो, लेकिन इसको कह सकते हैं कि प्रतिमा के सहारे एक जो बड़ा मतदाता है उन्नाव के अंदर लोधी का, उसको साधने का काम किया है, उसको संदेश देने का काम किया। वहीं जो दूसरा एक बड़ा तबका है पासी बिरादरी से जो आता है, तो उसके लिए उन्होंने सातन पासी के किले के पुनरुद्धार की बात की। और अगर सबसे बड़ी बात उन्होंने जो की वो उन्नाव की सभा में किया कि जितने भी यहाँ महापुरुष थे, कलम और क्रांतिकारियों की धरती के जो महापुरुष थे, उनका भी वो नाम लेने से नहीं चुके। चंद्रशेखर आजाद से शुरुआत किया और भगवती चरण वर्मा, रामविलास वेदांती जी तक वो पहुंचे। लगभग सारे ही जो हमारे यहाँ साहित्यकार रहे उनका नाम लिया। और सबसे बड़ी बात यह है
कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का भी नाम लेने से वो नहीं भूले और उनका भी नाम लेकर के उन्होंने कहा कि ये कलमकारों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। तो कहीं ना कहीं सबको जोड़ने का उन्होंने काम किया और इसको चुनावी रैली निश्चित रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो संदेश दे रहे थे, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, उसको ये कहा जा सकता है कि वो संदेश देने में सफल रहे और विपक्ष को एक चुनौती भी दे गए हैं कि अब तुम लोग भी तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि हमने तो तैयारी शुरू कर दी है। जी अरुण, सपा और कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि ये खत्म हो चुके हैं, चुक गई हैं पार्टियां और अब इनकी तरफ मत देखो। मतदाताओं से उन्होंने जो संवाद किया, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 2024 मोदी का है, और अगर उन्होंने जिस तरीके से इस बात को उठाया कि अगर ये सपा और कांग्रेस होते तो क्या आपके रामलला आपके विराजमान हो पाते, इन लोगों के रहते आपका कतई विकास नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने शुरुआत जो की वो यही बताने का प्रयास किया कि मोदी सरकार और योगी सरकार में ही विकास भी होगा और आपके जो आदर्श है उनको उचित सम्मान भी इसी सरकार में मिलने वाला है। इस तरीके का संदेश देने का उन्होंने काम किया और पूरे कार्यक्रम में, हालांकि उन्होंने सीधे तो नहीं लेकिन एक इशारे में जरूर कहा कि कांग्रेस और सपा के रहते आपके जो आदर्श है वो मंदिर में नहीं आ सकते थे, इनके रहते विकास नहीं हो सकता था। और मोदी जी की जो डबल इंजन सरकार है, योगी जी की जो डबल इंजन सरकार है मोदी जी के सहारे, उसी में सब है। और आर्थिक विषय पर भी चर्चा की और उसको समझाने का प्रयास किया। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 15,000 आईडी हमने बना दिया है, आने वाले समय में एक एक व्यक्ति के रोजगार की हम देखने वाले हैं, तो निश्चित रूप से वो संदेश देने में सफल रहे हैं। और अब विपक्ष के लिए कड़ी चुनौती भी दिख रही है कि जो चीज वो शुरू कर गए हैं उसको, उसकी विपक्ष के पास क्या काट होगी और विपक्ष किस तरीके से योगी जी के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं, जो बातें की गई हैं, उनकी काट में क्या करता है, ये देखने वाली बात। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं अपने बाकी संवाददाताओं के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र दुबे जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, योगी आदित्यनाथ ने लगातार योजनाओं का अंबार, घोषणाओं का अंबार और हर तरीके से प्रतीक, प्रतिमाएं, जातियां, महापुरुष, शहीद, स्वतंत्रता सेनानी, ये सारे लोग जो फोकस है, अगर ओबीसी पर फोकस है तो साक्षी महाराज ओबीसी से आते हैं, तीसरी बार वो लड़ने जा रहे हैं, 7वीं बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसके अलावा एक बार राज्यसभा रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो 7वीं बार वो सांसद होंगे। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की ये रैलियां हैं तो सरकारी कार्यक्रम, लेकिन जिस तरीके से वो फोकस कर रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पूरे देश में जो चुनाव चल रहा है, जो नहीं है उनको वो कुछ कहने नहीं आएंगे। उनके सहारे सारी राजनीति चल रही कि फलाने राजा थे, बहुत अच्छे थे, फलाने पासी राजा थे, उनका हम जो किला उसका सुधार करवा देंगे, फलाने लेखक बहुत अच्छे थे। और इस ढंग से चौतरफा जो प्रचार का अभियान चल रहा है, उसका मकसद ये है कि जो मूल मुद्दे हैं उन पर हमें बात नहीं करनी। कोई भी प्रचार जो हो रहा है उसमें कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है कि हम रोजी रोटी के लिए क्या करने जा रहे हैं। इस पर भी कोई चर्चा नहीं है कि आखिर ये जो लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके लिए हम क्या करेंगे। कुल मिलाकर के बस ये है कि पुराने जो हमारे प्रतीक हैं उन पर आप गर्व कीजिए और हम उन्हीं गर्व के आधार पर आपसे अपना वोट मांगते हैं। देखना होगा कि ये जो मतदाता है इस बात को कैसे समझता। आपने कहा योगी जी, उधर मोदी जी, हरियाणा में दूसरे लोग, जहां चुनाव तो पूरे देश में है, सब जगह एक ही प्रयास है कि मूल मुद्दे पर मतदाता ना आने पाए, क्योंकि मूल मुद्दे पर आ जाएगी तो दिक्कत हो। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि नए प्रतीकों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, जैसे हम एक फिल्मी जीवन में रहते हैं, सिनेमा हॉल में जाते देखते बड़ा सब अच्छा चल रहा है, एंजॉय करके लौटते, बाद में घर में पूछा जाता है तो बताते कि हाँ देखा बहुत अच्छा था, लेकिन उसका वास्तविक जिंदगी से कोई
लेना देना नहीं होता। मैं इसको इसी दृष्टि से देख रहा हूँ। ठीक बात है। सानू कुमार मुख्यमंत्री बरेली में थे, क्या वहां के कुछ लोकल मुद्दों को उन्होंने छुआ है, या जैसा उन्नाव में अरुण ने बताया कि राम मंदिर, विकास योजनाएं, कानून व्यवस्था इसी पर रहे हैं, या कुछ लोकल मुद्दों को छूना वहां पर उन्होंने छुआ है? तौकीर रजा की भी कोई बात की है, कोई अन्य तरीके की कोई बात की इशारों में? देखिए सर, निश्चित तौर पे आज बरेली में सीएम योगी रहे, और बरेली में जिस तरीके से माना जा रहा कि उन्नाव से शुरुआत हुई और बरेली आज का दिन उनके लिए लास्ट था, लेकिन आज की बात की जाए तो आज उन्होंने करीब 328 करोड़ कुछ लाख की जो है योजनाएं जो है बरेली की जनता को सौंपी है। लेकिन बरेली में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फरवरी में जब सीएम योगी के दौरा था तब भी उस समय भी करीब 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को जो है बरेली की जनता को सौंपा था। आज जब सीएम योगी मंच पर रहे, समय से पहले पहुंचे बरेली में, 4:30 बजे का लमसम समय था उनका पहुंचने का, लेकिन वो 3:30 बजे ही मंच पर पहुंच गए। तो उससे पहले ही सीएम योगी ने सबसे बड़ी बात कही कि मुझे एहसास नहीं था कि बरेली की जनता मेरा इंतजार करेगी और मंच पर मुझे लगता है आज खाली बैठना पड़ेगा। ये खुद सीएम योगी ने मंच से बोला, और लेकिन उनका नजरिया कुछ और था। उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मुझे लगता है कि इस बार फिर जो 2 सीटें हैं बरेली आंवला की और बरेली की जो शहर की सीट है लोकसभा सीट, उस पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है दोनों भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे और एक बार फिर मोदी सरकार बनानी है। लगातार जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं बरेली से जुड़े हुए उन्होंने छेड़े। उन्होंने कहा कि पहले बरेली में दंगा होता था और अब जो है लोग दंगाई जो है वो डरते हैं, वो खौफ खाते हैं। तो इन तमाम तरीके के उन्होंने भी मुद्दों से शुरुआत की थी, और जो बरेली के विकास की बात कही जा रही, आईटी पार्क आज बरेली की सौगात मिल गया बरेली को, बरेली में कई ओवरब्रिज मिल गए, बरेली की जो मेन पहचान है जो घंटाघर चौराहा है वहां पर उन्होंने ओवरब्रिज बना दिया। सबसे बड़ी बात, भगवान शिव, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो चर्चा भी लगातार होती रहती है कि भगवानों को लेकर के आगे चलती है, मूर्तियों का विकास बात लेकर के आगे चलती है, तो वहीं आज भी ये तस्वीर बरेली में सामने रही। बरेली का जो दैला पीर चौराहा है, अब उस चौराहे का नाम आदिनाथ चौक कर दिया गया। उस पर खुद जाकर के एक विशाल डमरू बनाया गया है जो कि भगवान शिव का प्रिय है। उस डमरू का खुद उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करने गए। तो इससे साफ अंदेशा जाता है कि कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो यही बैठता है कि जो चुनावी रैलियां थी वो पूरी होने की शुरुआत हो गई है, और वो आज खुले मन से कह गए कि अब की बार फिर से जो है विकसित भारत बनाना है और अब की बार फिर से मोदी सरकार बनानी है। तो तमाम तरीके के जो इशारे थे वो कहीं ना कहीं यही थे कि इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भी फूट जो जिले की कमेटियां होती हैं उनमें बनी रहती है, वैसे ही आज भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिली। सीएम जो योगी आदित्यनाथ है बरेली आए, उनको कुतुबखाना ओवरब्रिज का उद्घाटन भी करना था, लेकिन उद्घाटन उन्होंने नहीं किया, बरेली के नेताओं ने किया। तो जो बरेली के नेता है, जिसमें मेयर उमेश गौतम की बात कर ली जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल की बात कर ली जाए और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल की बात करी जाए, तो उद्घाटन करने के दौरान भी कहीं ना कहीं खींचातानी हो रही थी। तो इससे अंदेशा लगाया जाता है कि बरेली की जो भारतीय जनता पार्टी है अब इसमें भी फूट शुरू हो चुकी है। सर ठीक, निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि अभी तक ये समाजवादी पार्टी में देखने को मिलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बरेली का जो इकाई है वहाँ भी खींचतान है, और जो खींचतान होती है तो निश्चित तौर पर उसका असर चुनाव में पड़ता है। हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर फरकाबाद से जुड़े। ऋषि, आज उन्नाव के बाद वो फरकाबाद गए थे और आखिर में वो बरेली गए, इसी तरह 3-4 रैलियां वो रोज करेंगे। फरकाबाद को लेकर, वहाँ के स्थानीयता को लेकर, वहाँ के समीकरणों को किस तरह मुख्यमंत्री ने साधा, दर्शकों को बताइए। रोहन सपा जी को बताना चाहेंगे, फरुखाबाद में उन्होंने केवल दलित वोट और पिछड़ा वर्ग वोटरों को साधने के प्रयास किया है। यहाँ पे उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जिस समय सपा सरकार में चीरण हुआ था उसका पर्दाफाश केवल एक फरुखाबाद के ही माइक लाल थे, धरती के जन्मे हुए ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिन्होंने उसका पर्दाफाश किया था। इससे उन्होंने सीधा सीधा दलित वोट साधने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने दूसरा पिछड़ा वर्ग के वोट को साधने का प्रयास किया और उनका शंखिसा जो बौद्ध स्थल है उसका जीर्णोद्धार कराया जाए, उसका विकास कराया जाएगा। निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है। फरकाबाद में भी दलित को साधा है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की बात की है, ब्राह्मणों को साधा है, संकिसा की बात की, अल्पसंख्यकों की बात की है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका, ऋषि आपका, बहुत शुक्रिया हमारे सानू कुमार बरेली से जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों संवाददाताओं का। हमारे एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद कुछ मेहमान हमारे साथ होंगे और बात इसी मुद्दे पर होगी, घोषणाओं का अंबार, चुनावी नैया पार। योजनाओं का अंबार, चुनावी बेड़ा पार। मंथन
में आज इसी पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुभव चक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव जी, स्वागत, बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नेता नेहा यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बरेली से, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद नेहा जी। राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। नेहा यादव जी के पास आते हैं। अभी ब्रेक से पहले हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से, मुख्यमंत्री जहां गए उन्होंने वहां बरेली में गए तो उन्होंने कहा दंगा नहीं होता है इस सरकार में। उन्नाव में आए तो उन्होंने कहा कि गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया। शहीद गुलाब सिंह लोधी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने दे दी। बरेली में भी जैसा हमारे सहयोगी ने सानू कुमार ने बताया कि 338 करोड़ की योजनाएं फिर लेकर आए, 400 करोड़ अभी फरवरी में दे गए थे वो। और फरकाबाद में उन्होंने दलितों, ब्राह्मणों और बौद्धियों की बात की है, संकिसा की बात की है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की बात की है, उन्हें दलितों का रक्षक बताया है, मायावती की रक्षा उन्होंने की थी, ये प्रकरण भी उन्होंने छेड़ा है। अनुभव चक बहुत मिशनरी नेता हैं, पहले बीएसपी में हुआ करते थे, अब बीजेपी में हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से कांसीराम जी के भी काफ़ी करीब रहे हैं, तो पूरी स्थितियाँ परिस्थितियाँ उनको पता हैं। नेहा यादव, आपके अध्यक्ष जी अभी मुझे लगता है कि भी ट्विटर पर ही हैं, एक्स पर ही हैं, ऐसा बीजेपी परसेप्शन बनाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे कोई कहने का हक नहीं है। बीजेपी कहती है कि भाई जो बाकी दल हैं, चाहे राहुल गांधी हो, वो न्याय यात्रा लिए घूम रहे हैं। अध्यक्ष जी आपके अभी निकल नहीं पाए हैं, और इधर योगी और मोदी की जोड़ी दैत दनादन सभाएं, सरकारी कार्यक्रमों को भी बदल बदल के बिल्कुल चुनावी सभाओं में बदल दिया है। कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? नेहा यादव, नेतृत्व माननीय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बोलिए। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी की आपके द्वारा की गई और जिस भी रूप में की गई टिप्पणी हो उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराती हूँ। माननीय अखिलेश जी आज से नहीं, जब से समाजवादी पार्टी की कमान उन्होंने संभाली है तब से लगातार नौजवानों को जोड़ने के लिए हर भरसक प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है। और समाजवादी पार्टी को तो श्रद्धेय नेताजी कहते थे कि समाजवादी पार्टी कभी ना बूढ़ी होने वाली पार्टी है, क्योंकि ये नौजवानों की पार्टी है। और आज आदरणीय अखिलेश यादव जी नौजवानों को साथ लेके चल रहे हैं। आपने कहा दौरा, हाल ही में आदरणीय अखिलेश यादव जी नोएडा पहुंचे हैं, आजमगढ़ गए, मैनपुरी जाते ही रहते हैं, कन्नौज गए, गाजीपुर गए, इलाहाबाद आए, ये हाल के दौरे हैं। बस फर्क इतना है कि उनके वाले कार्यक्रमों को कवरेज मिल जाती है, क्योंकि वो सरकारी बजट से अपने कार्यक्रमों को बड़े आराम से कर लेते हैं, सरकारी कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, सरकारी बसों से जबरदस्ती भीड़ बुला लेते हैं, इसलिए उनके कार्यक्रम को राष्ट्रीय मीडिया के चैनल्स में या आप लोग भी उनके कार्यक्रमों को गलत आरोप, नेहा जी माफी के साथ में गलत आरोप। नहीं, मेरे चैनल को आप उठाकर देख लीजिए। अखिलेश यादव अगर छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं ना, तो हम उसको पूरा स्थान देते हैं सम्मान समेत। अब कोई भी नेता पक्ष विपक्ष का, मैं बहुत आदर पूर्वक इस आपके इस आरोप को खारिज करता हूं, और ये भी आपसे निवेदन करता हूं कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो कोई चुनावी अभियान तो अभी तक आपका नहीं आया। ठीक, अखिलेश जी लोगों से मिल रहे होंगे, बहुत सारी बातें हैं, अभी बहुत सारे टिकट आपके नहीं आए हैं, बहुत सारी चीजें नहीं है। मैं तैयारियों की बात कर रहा हूं। आपकी पार्टी है, आप लड़िए न लड़िए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन समीक्षा जरूर होगी। नेहा जी, मैं बिल्कुल आपकी हर एक समीक्षा का बहुत आराम से उत्तर दे रही हूँ कि माननीय अखिलेश जी जब इलाहाबाद आते हैं तो इलाहाबाद का नौजवान कहता है कि माननीय जी हमें नौकरी नहीं मिल रही, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी का जवाब होता है कि पहले दिल्ली के लोगों को बेरोजगार कर दीजिए, तब आज के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। ये आपके चैनल ने भी चलाया था, आप लोगों ने भी चलाया था। तो माननीय अखिलेश जी सड़क पर हैं, काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी जनता के बीच जा रही है। हमने पीडीए पखवाड़ा का आयोजन किया लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में, गांव-गांव में पलंग पर बैठकर, खटिया पे बैठकर के गांव-गांव जाकर के पीडीए पखवाड़ा का आयोजन हुआ। उसमें हर जाति वर्ग समाज के लोगों के बीच में हमने जन विरोधी भाजपा की नीतियां और अपनी सरकार के पूर्व में किए हुए कामों को लेकर के हम वहां गए। अभी आपने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी के 4 दौरे आपने मुझे गिनाए कि उन्नाव गए, यहाँ तीन रैलियां वो रोज कर रहे हैं, 3 रैलियां रोज कर रहे हैं वो।
तीन दौरे आपने गिनाए। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी सारे दौरे करके जिस तरह से चुनावी जुमले फेंकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी अपने प्रधानमंत्री जी की होड़ में कहीं कमी नहीं छोड़ते। पूरा प्रयास करते हैं कि हम उनकी ही रास्ते पे चलते हुए उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम करें, बरगलाने का काम किए। जहां देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में वादा किया था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने 2017 के चुनाव में वादा किया कि हम 70 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन दोनों के किए हुए वादे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बीच जुमला साबित हुए। और जितनी परीक्षा यूपी सरकार ने कराई, उस हर एक परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की परीक्षा हुई है हाल में, पुराने पेपर आउट तो छोड़ ही देती हूँ मैं, उनपे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। 50 लाख बच्चों ने उसमें फॉर्म डाला, 50 लाख छात्रों के परिवार वहां प्रभावित हुए। पेपर लीक माफिया अब तक पकड़ से बाहर है। क्यों? क्योंकि सरकारी तंत्र का उनपे रक्षण है। सरकारी जो लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो इसमें बड़ी मात्रा। ठीक है नेहा यादव, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। ये आपका बड़ा आरोप है, अनुभवचक से पूछूंगा। अनुभवचक, ये बड़ा आरोप है। अभी तक आपकी पार्टी जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी या पूर्व की सरकारें, जहां जहां पेपर लीक हुए थे, झारखंड की आपकी बात पार्टी करती थी। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं लीकेज वाली सरकार है ये। जैसा नेहा यादव ने कहा कि लीकेज वाली सरकार है, ये भविष्य लीक कर रही, लोगों का, युवाओं का भविष्य लीक कर दे रही, पेपर लीक कर दी, ये लीकेज वाली सरकार है। समाजवादी पार्टी का ये प्रबल आरोप है। और दूसरा, अभी सुरेंद्र दुबे जी कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक, कि मूल मुद्दों की बजाय प्रतीकों, प्रतिमाओं, चिन्हों, राम मंदिर, इन पर आप लोग ज्यादा बात कर रहे हैं। मूल मुद्दों से आप लोग हट रहे हैं, पेपर लीकेज की बात नहीं करते, चुनाव की बात नहीं करते। ये आरोप है आप पर। देखिए दुर्गेंद्र भाई, आरोप लगाना या अपने विचार व्यक्त करना, ये व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। हम अगर अपने कार्यक्रम आयोजित करते हैं, अपने दौरे आयोजित करते हैं, अपनी रैली आयोजित करते हैं, उसमें जनता के बीच जाते हैं, तो वहां पर उपस्थित हजारों लाखों की संख्या के जो लोग होते हैं, उनको जब अपनी बात बताते हैं, तो उनमें हमने इस प्रदेश के लिए क्या किया या भविष्य में हम प्रदेश के लिए क्या करेंगे, उन योजनाओं को उनके सामने रखते हैं। जनता हमारी बातों को सुनने के बाद उनके विचार करके अपनी राय बनाती है और चुनाव के दौरान वोट देने का काम करती है। 2014, 2017, 2019, 2022 और वर्तमान में 2024 का चुनाव नजदीक है। पिछले सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ऐसे ही वोट नहीं दिया। विपक्ष क्या जनता को बेवकूफ समझता है? विपक्ष क्या ये समझता है कि जनता मूल मुद्दों से इतर हटके सिर्फ प्रतीक चिन्हों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करती? ऐसा नहीं है। इनको, क्योंकि ये विपक्ष है, इनका काम सरकार पर प्रश्न उछालना है और इनको कहीं ना कहीं से सरकार को कटघरे में खड़ा करना होता है। इसलिए इस तरीके की अनर्गल बातें करके सरकार को घेरने का काम करते हैं। जनता को पता है कि जनता को किस हद तक जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। जनता विकास को देख रही है, जनता अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को देख रही है और जनता नरेंद्र मोदी और योगी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम कर रही है। विपक्ष को लगता है, अगर जिस तरीके से वो सड़क पर उतर रहा है, उनको लगता है कि उनका संगठन मजबूत है, तो ये इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि विपक्ष का बड़े से बड़ा नेता आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आवेदन लिए खड़ा हुआ है। क्यों नहीं इनको समझ में आ रहा कि इनके अंदर कोई कमी है क्या? उनकी विचारधारा में कमी है क्या? उनके अंदर संगठन में कमजोरी हो गई है कि जहां वो जो ये विपक्षी दल है, इनके बड़े से बड़े नेता को ये विश्वास क्यों नहीं है अपने नेतृत्व के ऊपर कि हमारा नेतृत्व हमारा ध्यान रख सकता है या हमारा भविष्य सुरक्षित रख सकता है। एक समय था दुर्गेंद्र जी, आपने भी देखा, हमने भी देखा, तमाम विपक्षी दल जो आज इनके बेटे या पोते राजनीति में हैं, उनके जो संस्थापक थे, उस समय भी ये दल विपक्ष में हुआ करते थे, लेकिन उनके नेताओं को अपने नेतृत्व विश्वास था और उनके नेताओं को यह विश्वास था जिस विचारधारा के आधार पर इनके दलों का गठन हुआ है, उसी विचारधारा के आधार पर इनके नेता काम करेंगे, इनको पार्टी में काम करने का मौका मिलेगा। आज हमारी बहन जब पीडीए की बात कर रही है, इनको ये बताना पड़ेगा, जब पीडीए की बात आज विपक्ष में रहते हुए कर रहे हैं, जब सत्ता में थे तो आखिर ऐसा क्या कर रहा था कि लोकसभा के अंदर प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ने की जरूरत पड़ गई थी? ऐसा क्या कर रहा था कि तमाम महापुरुषों के नाम पे, चाहे वो काशीराम साहब हो, चाहे महात्मा फुले हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे रमाबाई अंबेडकर हो, इनके नाम पे जिन जिलों का नामकरण हुआ था,
उनके नाम बदलने का काम करा गया था। ना सिर्फ नाम बदले गए थे, इन महापुरुषों के जो नाम के पत्थर लगे हुए थे उनको भी तोड़ने का काम करा गया था। आज आप पीडीए की बात कर रहे हैं। ठीक है अनुभवचक, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। इस बीच हमारे साथ इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। नेहा यादव जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं आपसे अनुभवचक ने। वो कह रहे हैं किस पीडीए की बात कर रहे हैं आप लोग? आपके काल में मूर्तियां तोड़ी गई, जिन जिलों के नाम दलित महापुरुषों के नाम पर रखे गए बदले गए, आप किस मुंह से पीडीए की बात कर रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि आजकल हर दल का नेता एप्लीकेशन लिए उनके दरवाजे खड़ा है, बीजेपी के परिक्रमा कर रहा अमित शाह के घर की। बहुत सारे लोग तो रात में भी चद्दर उद्दर बिछा के लेटे हुए हैं कि हमें ले लो भाई। समाजवादी पार्टी अपने मूलभूत सिद्धांतों पे काम करती है। समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सिद्धांत ही पीडीए है। लेकिन मैं अनुभवचक जी से पूछना चाहती हूँ कि बड़ी आपने आराम से कह दिया कि समाजवादी पार्टी ने नाम बदले, कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? ऐसा कौन सा काम बीजेपी ने धरातल पे किया है जो जनता के बीच में? हर काम जो समाजवादी पार्टी की सरकार का काम था, उस सरकार के कामों का सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, और जो हो चुके हैं उद्घाटन उनका फीता काटने का काम कर रही है। कोई नया काम बीजेपी ने नहीं किया। हर शहर का नाम बीजेपी बदल रही है, कोई नई रणनीति बीजेपी के पास नहीं। और मैं बताती हूँ कि पीडीए समाजवादी पार्टी में कहाँ था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पे जितनी वैकेंसीज आई, उस हर नियुक्ति में पीडीए का पालन किया गया। संविधान के अनुसार जो आरक्षण प्राप्त है, उस आरक्षण के नियमों के अनुसार भर्तियां हुई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अनुभव जी 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 ओबीसी वर्ग के छात्र छात्रा जो अभ्यर्थी थे, उनके आरक्षण की चोरी की गई, डकैती डाली गई, और ओबीसी कमीशन ने कहा, उसके बावजूद सरकार ने नहीं माना। न्यायपालिका से 6800 छात्रों की नियुक्ति का आदेश मिला। सरकार ने अपने 2022 के चुनाव में कहा कि हमारी अगर आएगी तो हम 6800 छात्रों को नियुक्ति देंगे, लेकिन उस वादे को भी सरकार ने पूरा नहीं किया, वो भी जुमला साबित हुआ। अभी हाल ही में और भर्तियां जो हुई, जितने प्रोफेसर आप उठाकर देख लीजिए, देश भर की किसी यूनिवर्सिटी में, मैं देश की बात छोड़ देती हूँ, यूपी ले लेती हूँ, उत्तर प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ओबीसी और एससी नहीं है। 0% ओबीसी और एससी प्रोफेसर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये हायर की बात है। हायर और जितने आयोग हैं, उन आयोगों के अध्यक्ष को उठा के देख लीजिए किस समाज से आते हैं। तो पीडीए की बात आज इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान खतरे में है। जो आरक्षण हमें मिला है, जो आरक्षण संविधान से हमें मिला है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है, उस संविधान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, उस आरक्षण को काटने का काम कर रही है। नेहा यादव ठीक है, इसलिए आज पीडीए एकजुट होकर के अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। मैं तो अनुभव जी से कहूंगी कि आप तो है साथी हैं, आपको तो आवाज उठानी चाहिए, आपको तो अपने नहीं। अनुभव जी बड़े क्रांतिकारी हैं, बड़े क्रांतिकारी हैं, ये बड़े क्रांतिकारी हैं, पुराने स्टूडेंट लीडर हैं, मिशनरी नेता रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अनुभव जी बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी से। जैसा हमारी बहन ने अभी कहा पीडीए के बारे में, इन्होंने तमाम बातें गोल गोल घुमाने का काम करा, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रमोशन में आरक्षण के बिल फाड़ने की क्या जरूरत थी। अभी जब इनकी सरकार थी 2012-17, उसी समय एक ऐसा कानून उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी ने लाया था, जिसमें जो अपने वरिष्ठ पदों पर पहुंच सके थे उनको डिमोशन करने का काम इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ करा गया था। आज ये पीडीए की बात कर रहे हैं। इनकी सरकारों के अंदर जैसे इनकी सरकार आती थी, सबसे पहले अगर जिनकी जमीनें कब्जाई जाती थी वो दलित समाज के ही लोग होते थे। उन्होंने इतना ज्यादा अत्याचार करा था। आज ये पीडीए खूब कर ले, खूब चेहरे भी बना ले। और अभी हमारी बहन तमाम नियुक्तियों की बात कर रही थी। हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर डीजीपी दलित समाज के बने गए। अगर कानपुर कमिश्नरेट बनती है तो इसका कमिश्नर जो पहला बनता है वो भी दलित समाज से बनता है। इनकी सरकार में दलितों का उपयोग तो खूब करा गया, लेकिन उनको अधिकार देने की बात नहीं करेगी। और जहां तक पिछड़े की भी बात आती है तो सिर्फ एक जाति तक, एक विशेष जाति तक उसके जो है लाभ दिए गए। इसी कारण जो अन्य पिछड़ा समाज था वो इनके साथ नहीं जुड़ पाया। और आज 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति कब देगी आपकी सरकार? इस पे तो बोल दीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ है, 19,000 अभ्यर्थियों के आरक्षण की चोरी पे जवाब दीजिए। अनुभव जी ये अभ्यर्थियों का प्रश्न पूछ रही हैं,
अनुभवचक, ये अभ्यर्थियों का प्रश्न पूछ रहे हैं कि उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति कब देंगे, वो पूछ रही है ओबीसी को लेकर। कब देंगे, बस इतना बताते जाइए। उनके साथ व्यवहार करा गया है 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, ये मुझे लगता है चुनाव में प्रश्न ही रह जाएंगे। आप दोनों को रोक रहा हूं, बहुत अदब के साथ मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। सुशील दुबे जी को चर्चा में शामिल करता हूं। सुशील जी, अलग अलग है, अपनी अपनी राग, अपनी अपनी डफली है, अपनी अपनी मुरली, अपनी अपनी तान है। वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, इसी में लगता है चुनाव निपट जाएगा। और कुल मिलाकर अगर जो आज विषय है हमारा कि घोषणाओं का अंबार, और क्या इससे चुनावी बेड़ा पार होगा, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री जी रैलियों का उन्होंने अंबार लगा दिया है, घोषणाओं और योजनाओं को क्रियान्वित करने का अंबार लगा दिया है। कहते हैं कि जहां जहां योगी की एंट्री होती है वहां जीत की गारंटी होती है। सुशील जी, लाठियां चला दी थी, कैसे 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 महिलाओं के साथ। आप दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। नेहा यादव जी, अनुभवचक जी, आपस में डिबेट मत करिए प्लीज प्लीज प्लीज। रोक रहा हूँ आपको। जनता पार्टी का साफ होगा अभी। नेहा जी, फिरोजाबाद में नेहा यादव, अनुभवचक, अनुभवचक शांत हो जाइए आप। 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, अनुभवचक, आप कुछ भी। अनुभवचक प्लीज, अनुभवचक शांत हो जाइए। नेहा यादव आप भी शांत हो जाइए। सुशील जी बोलिए। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पे न्याय कब मिलेगा? 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पे न्याय कब मिलेगा? 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पे न्याय कब मिलेगा? आप दोनों लोग शांत हो जाइए कृपया, शांत हो जाइए। अनुभव जी, अनुभव जी रोक रहा हूँ आपको, रुकिए। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कब देंगे? अरे रुक जाइए भाई, आपस में डिबेट करने से कोई फायदा नहीं होगा। दो लोग और मेहमान रुके हुए हैं। नेहा जी रुकिए। सुशील जी बोलिए। जी, मंडी में आपका चैनल बहुत बड़ा, देश का चैनल है के बीच। मंडी में अच्छे व्यापारी बुलाया करिए। ग्रह भी तो बहुत तरह के होते हैं ना, सब व्यापारी अच्छे आपके बातचीत में ठीक रहते हैं। खैर, सबका स्वागत है। बहुत दिन बाद आपके सामने हूँ। अभी मैं आपको सुन रहा था उन्नाव का, जौनपुर का। तो उन्नाव में तमाम सबकी बातें आई, क्या ये हुआ वो हुआ, लेकिन आला उदल का तो नाम शायद नहीं रह गया वहां। तो उन्नाव तो आला उदल के नाम से ही मशहूर है। और वो क्या जौनपुर में आपने एक उदाहरण दिया कि धनंजय सिंह का दबाव कम करने के लिए महाराणा प्रताप, मुझे लगता है धनंजय भाई खुद ही से महाराणा प्रताप की अपनी तुलना से उनको हो जाएगा अंदर। कहाँ महाराणा प्रताप, कहाँ धनंजय सिंह, राजनीति कहाँ पे पहुंच गई और क्या क्या सोच रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं। देवी देवियों को अभी गाजीपुर में बस जा तो रही थी मंदिर दर्शन करने, कितने लोग जलते जल के मर गए। अरे आप हम सब छोड़िए, चलिए सब छोड़िए, ध्यान दीजिए। हमारे जो सबसे बड़ी जिंदा देवी है मायावती जी, वो तो एक सीट पे आ गई। उन्होंने तो अभी मूर्तियां अपनी भी लगाई है, काशीराम फिर नहीं है, उनकी तो मूर्तियां लगी हुई हैं। उनके जो पुलिस साहब से लेकर कहाँ देश भर के सारे दलित चिंतक वहां पर, वो तो एक पे आ गए हैं सीट के विधानसभा में। और सांसदों की स्थिति आप जान ही रहे क्या होगा। क्या पता नहीं, लोग इसमें सत्ता का तो एक होते, जैसे अभी हुआ कि कांग्रेस वो भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। जब 30-30, 35-35 साल बाद रहने के बाद आदमी अगर बीजेपी में आ रहा है तो विचारधारा थोड़ी आ रहा है, चिंतन से थोड़ी आ रहा है, झंडे को लेकर थोड़ी आ रहा है। जब मरेंगे तो हम भाजपा का झंडा ही लेके जाएंगे। शुद्ध रूप से राजनीतिक व्यापारी हैं, शातिर लोग हैं, इनको बीजेपी को लेना ही नहीं चाहिए। और फिर दुर्गेंद्र भाई एक चीज और बड़ी साफ बोल रहा हूं, अभी 70, मैं उस पर पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, 70,000 जो भर्ती के लेके हर दरवाजे पे गए, लाठी ताक के लड़के लौटे बच्चियां। किसने वीडियो देखे, आपने भी दिखाए। एक नेता अभी कैबिनेट मंत्री हुआ, अभी 5 में से 4 में से। अब आप जानिए कुछ कितना बड़ा विभाग मिला है, पंचायती राज विभाग, मालूम है। डीएम के बाद सीडीओ सबसे ज्यादा होते हैं उत्तर प्रदेश में, नंबर 2 डीएम होते हैं वो। और मुस्लिम और कल्याण वक्त सब मिला, यही उनका ही कहना था कि लाठियां, अच्छी बात है, इनको लाठी पड़नी चाहिए, लठिया के बाहर करना चाहिए। इसने बैनर उस पर हमारी आईडी पे कहा है, और उनके हफ्ते भर बाद वो पंचायती राज विभाग के मंत्री हो गए थे, कैबिनेट मंत्री। और कहाँ मोदी को, योगी को
मठ दिखा देंगे, भीख मंगवा देंगे, ये कर देंगे, जो कर देंगे, मोदी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। तो क्या करोगे आप? इन प्रतीकों को क्या करें, चाहते हैं क्या करें? आप एक चीज बताइए, जब मोदी का 400 गारंटी चल रही तो फिर ये हमारे मोदी जी, योगी जी को क्या जरूरत है प्रतीकों की और ये दुनिया भर का वो करके? तो 400 इधर हो ही चुका है, 80 सीटें। बीजेपी अपना परिवार बड़ा कर रही, सुशील जी, परिवार बड़ा करके वो बड़ा दिल किए हुए, दरिया दिल किए हुए। परिवार हम बता रहे, परिवार सुन लीजिए, आपका परिवार ये छोटी मोटी मूर्तियों से क्या बनता बिगड़ता परिवारों का? ये छोटे छोटे कांग्रेसी आगे से क्या बनता बिगड़ता कांग्रेस का? राहुल को ले आइए तो परिवार और बड़ा कर दीजिए, अखिलेश यादव को ले आइए तो और परिवार बड़ा कर दीजिए, ममता को ले आइए और परिवार बड़ा कर दीजिए, मायावती को तो आप ले ही गए बीजेपी वाले 80 सीटें लेके, तो वो परिवार उनका बड़ा हो चुका है। आप राजभर की बात कर रहे हैं, राजभर के, चूंकि पूर्वांचल में राजभर समाज के लोग हैं, उनको दरकार है बीजेपी को, उनकी भी, और उनको भी बीजेपी की दरकार है, इसलिए आए हैं वो। सरकार थी क्या हो गया था? खैर मैं इसलिए आ रहा हूँ दुर्गा जी आपसे निवेदन करते हुए, भगवान से बड़ा तो कोई नहीं ना, और वो भी बीजेपी वाले भगवान, वो भी मोदी वाले भगवान, मोदी स्वयं में भगवान हो चुके हैं, उनके वो कहते ही है वो विष्णु का अवतार है। तो जिस बीजेपी के पास विष्णु के अवतार में स्वयं मोदी जी, मठ के सन्यासी के रूप में स्वयं योगी जी, काशी विश्वनाथ हो स्वयं भोले, उनका कॉरिडोर आप बना ही चुके हैं। और फिर क्या कहने का, मर्यादा पुरुषोत्तम का तो आपने कितना बड़ा विश्व इवेंट बना दिया, कितना बड़ा। हम लोग को जयराम भैया वाले 60 के दशक के लोग हैं, हम लोग तो अब देखेंगे अब ये राम जी, और क्या क्या अद्भुत राम जी। और सबसे बड़ी बात दुर्गेंद्र जी, सबसे बड़ी बात, हमने 600 केता के तो भगवान वो सब ठीक कर ही लिया, हमने तो प्रमोद कृष्णन के कारण हमने कल्कि भगवान भी ठीक कर लिए। अभी संबल में मोदी जी गए थे, योगी जी गए थे, अब कल्कि के भगवान आपके पास और त्रेता के भगवान मेरे पास, इन सब चीजों की जरूरत में क्या है? आप चुनाव कराइए, किसका खत्म करिए। 400 पार कैसे होगा भाई? ये तो समस्या है। राघवेंद्र राजू, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। सुशील जी, मैं राघवेंद्र राजू को चर्चा में शामिल कर रहा हूं। राघवेंद्र राजू, मुख्यमंत्री जी लगातार रैलियां उन्होंने शुरू कर दी हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जिलों में बातें करते हैं, लोकल कनेक्ट करते हैं। सुशील दुबे ने बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए। वो कह रहे हैं जब इतना ही मजबूत हो तो राजभर की क्या जरूरत, इतना ही जब परिस्थितियां ठीक हैं तो सब क्या जरूरत है? भगवान को मंदिरों में रहने दीजिए, चुनाव में क्यों घसीट रहे हैं? दुर्गेंद्र जी, आज आपने देखा जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हुई, सत्ता का एक संग्राम है। उद्घाटन शिलान्यास तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जिस तरीके से कार्य योजना बनी, आज हम जब लखनऊ में अपने एक मित्र से मिल रहे तो उन्होंने कहा 1,62,000 बूथों पर 90% लक्ष्य जो है अपना भाजपा ने बूथ पूरे करके किया है। और उन्होंने कहा एक टारगेट था कि 2014 में हमको 30.1% वोट मिला था, 2019 में 49.98% वोट मिला, और अब 2024 में जो हमने लक्ष्य उत्तर प्रदेश में लिया है योगी जब सरकार के माध्यम से, मोदी जी की लहर से, तो वो 52.1%, मतलब इतना बड़ा लक्ष्य है कि हम 74-75 सीटें लगभग, ये निश्चित तौर पर है कि 80 में 80 का जो लक्ष्य लेकर के ये लोग चल रहे हैं। और उसी क्रम में दुर्गेंद्र जी उन्नाव, फरक्काबाद, बरेली में, और इसके बाद अंबेडकर नगर, और आपने देखा हो कि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी में, और इसके बाद फिर गोंडा में जहां लग रहा था कि एंटी कमेंसी है, तमाम जो नाराजगी है बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में भी बड़ा वोट बैंक है वहां पर निषाद महाराज का। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई नई बात नहीं है। फरक्काबाद में मुख्यमंत्री जी ने यह भी बोला है कि यूपी में जाति और मजहब के नाम पर राजनीति होती थी, तो अब इनके साथ में भी जो तल है, या जिस तरीके से हमारे पत्रकार महोदय बता रहे थे कि इतना बड़ा विभाग, पंचायती राज विभाग, अल्पसंख्यक वक्फ, ये भी निश्चित तौर पर है कि ये चर्चा बहुत है आम लोगों में, इतना बड़ा ये मिला। और इसके बाद कारागार भी अच्छा मंत्रालय है, उसको भी दिया गया भाई। तो ये तमाम चीजें जो बनी हैं, लेकिन योगी जी ने जो फरक्काबाद में जो परेशानियां थी, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तमाम चीजों को भी उन्होंने रखा। लेकिन जो मूल मंत्र था दुर्गेंद्र जी कि वहां के लोगों की मांग थी, स्वयं
सांसद ने कहा था कि फरक्काबाद का नाम पांचाल प्रदेश होना चाहिए। वहां पर 5300 साल पुराना गुरगांव देवी मंदिर भी है, उससे धर्म और आस्था लोगों की जुटी है। और बीजेपी निश्चित तौर पर, जो हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे कि भाई हम रोजगार की बात करें, हम जो है सर्विस की बात करें, रोजगार के साथ भ्रष्टाचार की बात करें, इन तमाम मुद्दों पर आज के समय में कोई भी दल चर्चा नहीं करना चाहता कि भाई महंगाई कहां जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे आंदोलन कहां चल रहे हैं। हमारी बहन नेहा जी जरूर कह रही थी, एक भी आप उत्तर प्रदेश में ऐसा बता दीजिए कि यहां पर सपा का कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो, कोई इतनी बड़ी कोई रैली, जैसे मान ली प्रधानमंत्री जी ताबड़तोड़ रैलियां कर गए, आजमगढ़ में कर गए। और यह भी बात सच है कि जब आज मीडिया में ये आया कि अखिलेश जी बदायूं से नहीं लड़ना चाहते, अरे भाई आपने कुछ दिन पहले वहां पर धर्मेंद्र यादव जी की सीट शिवपाल की बात कर रहे हैं आप, अखिलेश जी तो कहीं से भी लड़ लेंगे, शिवपाल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह था कि आपने जब धर्मेंद्र जी के बाद अब शिवपाल जी का मामला फंस गया आकर के, तो सीटों का जो वितरण हो रहा है, और ऐसे में बसपा ने अभी अपना कोई भी, ठीक है कुछ सीटें उन्होंने घोषित कर दी। राघवेंद्र जी अब वक्त नहीं है, वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र राजू जी, बहुत शुक्रिया सुशील जी, नेहा यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभवचक आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन दर्शकों को जो के न्यूज को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। रैलियां और उद्घाटन लोकार्पणों का अंबार है, चुनावी बेड़ा पार की दरकार है। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, विकास के साथ में धर्म, मंदिर, प्रतीक, प्रतिमाएं, इनके साथ में वो अपनी लाइन पकड़ चुकी है। अब रफ्तार पकड़नी है विपक्ष को, लेकिन एक परसेप्शन भी है, विपक्ष जितना परसेप्शन में कमजोर है उतना है नहीं, लेकिन वो परसेप्शन अपना बना ही नहीं पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार।